हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शैलेंद्र। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से यूट्यूब पर अपने इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को समझने से पहले आपको मैं बता दूं, यह मेरे रेफरेंसेस जहां से मैंने सारा कंटेंट लिया हुआ है। फर्दर नॉलेज के लिए आप इस रेफरेंस को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को डिटेल में समझने से पहले पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया शब्द को समझते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है माइटोस, दूसरा शब्द है कॉन्ड्रियोन। माइटोस को अगर हम इंग्लिश में समझेंगे तो माइटोस का इंग्लिश मतलब होता है फिलामेंट या थ्रेड, और कॉन्ड्रियोन का इंग्लिश अर्थ होता है ग्रेन्यूल्स। इस प्रकार यह कह सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है यह फिलामेंटस या ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होता है, जो कि सभी यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? यह फिलामेंटस या ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है, जो कि सभी यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट है, एक्सेप्ट अगर हम देखेंगे किसमें नहीं होता है तो ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता है। मैमल्स का मैच्योर्ड आरबीसी है, उसमें प्रेजेंट नहीं होता है। माइकोप्लाज्मा में, जिसे हम पीपीएलओ भी कहते हैं, उसमें नहीं होता है। और ब्लू ग्रेन एल्गी है, उसमें भी प्रेजेंट नहीं होता है। ऐसे कुछ सेल्स हैं जिनमें प्रेजेंट नहीं होता है। दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का हिस्टोरिकल अकाउंट। सन 1850 में एक साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ कोलिकर। इन्होंने सबसे पहले इंसेक्ट के स्ट्रिएटेड मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया को रिपोर्ट किया था, और इन्होंने इसका नाम दिया था साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल। इसके बाद सन 1882 में एक साइंटिस्ट आए, फ्लेमिंग। इन्होंने भी कई सेल्स में ऑब्जर्व किया माइटोकॉन्ड्रिया को, और माइटोकॉन्ड्रिया को एक नया नाम दे दिया इन्होंने, हिला। इसके बाद सन 1890 में अल्टमान आए। अल्टमान ने क्या किया? इन्होंने भी कई सेल्स में ऑब्जर्व किया, स्टडी किया इसको, और इनने एक और नया नाम दे दिया, बायोप्लास्ट। सन 1897 में वेंडा नाम के साइंटिस्ट आए। इन्होंने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ठीक, इसके बाद सन 1904 में मेविस नाम के साइंटिस्ट आए। इन्होंने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को प्लांट सेल में रिपोर्ट किया। ठीक, और इन्होंने जिस प्लांट की स्टडी किया था, जिस प्लांट में रिपोर्ट किया था, उस प्लांट का नाम है निम्फिया। सन 1934 में वेंसले और हॉर नाम के साइंटिस्ट आए। इन्होंने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को लिवर सेल से आइसोलेट किया। तो ये था दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का हिस्टोरिकल अकाउंट। दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर, शेप, साइज, ये सब देखते हैं। क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर, शेप, साइज ये वेरी करता है सेल टू सेल में। किसी सेल में इनका नंबर कम होता है, किसी सेल में ज्यादा होता है। अगर हम शेप देखेंगे, किसी सेल में डिफरेंट डिफरेंट शेप होता है, हर सेल टू सेल वेरी करता है। साइज की बात करेंगे, साइज भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक, अगर हम ओवरऑल साइज की बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो लेंथ होता है, ठीक, वो होता है 3 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर तक। इसकी लेंथ की बात करेंगे। ठीक, अगर हम इसका डायमीटर की बात करते हैं, इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो डायमीटर होता है 0.5 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक इसका डायमीटर होता है। शेप की बात करें, शेप इसका कैसा होता है? फिलामेंटस होता है या रॉड शेप्ड होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया का शेप जो होता है फिलामेंटस रॉड शेप्ड होता है। नंबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि बताया जा चुका है, नंबर क्या होता है इनका कि डिफरेंट सेल में डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे प्रोटोजोअन में एक अमीबा की स्पीसीज है चेवोस चेवोस, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की क्वांटिटी लगभग 5 लाख तक होती है। अगर वहीं हम सी अर्चिन के एक्सेल की बात करें तो इसमें इनकी क्वांटिटी कितनी होती है? लगभग 1.5 लाख तक होती है। स्पर्म सेल की बात करें तो स्पर्म सेल में इनकी क्वांटिटी 20 से 25 होती है। वहीं अगर हम लिवर सेल की बात करें तो लिवर सेल में इनकी क्वांटिटी 2000 तक होती है, 1500 से 2000 तक होती है। मतलब यह है दोस्तों कि हम देख रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो क्वांटिटी होती है सेल टू सेल वेरी करती है। दोस्तों, इस प्रकार हम देखते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर, शेप, साइज है, यह वेरी करता है सेल टू सेल में। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की क्वांटिटी वहां सबसे अधिक पाई जाती है जहां एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। जैसे मस्कुलर सेल की बात करें, मस्कुलर सेल में क्या होता है कि कोई भी काम करने के लिए हमारी मसल्स काम करते हैं। मसल को काम करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहां से मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया से। इसलिए मस्कुलर सेल में क्या होता है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो वहां पर एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया की क्वांटिटी भी ज्यादा होती है। इस प्रकार क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्वांटिटी सबसे अधिक वहां पाई जाती है जहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है।
दोस्तों अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का केमिकल कंपोजिशन का। अगर हम ओवरऑल केमिकल कंपोजिशन देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का, तो इसमें प्रोटीन की क्वांटिटी लगभग 60 से 70% तक होती है। लिपिड की बात करें तो लिपिड इसमें 20 से 30% तक लिपिड होता है, जिसमें से 90% फॉस्फोलिपिड होता है। रेस्ट अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं। आरएनए की क्वांटिटी इसमें बहुत कम होती है, लगभग 0.5% होती है। दोस्तों डीएनए की बात करें तो डीएनए बहुत ट्रेस अमाउंट में पाया जाता है, स्मॉल क्वांटिटी में, और जो डीएनए पाया जाता है वो सर्कुलर होता है। ठीक, और इस डीएनए को माइटोकॉन्ड्रियम जो डीएनए पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। दोस्तों ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है इसको मैटरनल डीएनए भी कहा जाता है। मैटरनल डीएनए इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मदर से एंसेस्टर में आता है। अब बात आती है मदर से एंसेस्टर में कैसे आता है। अब ध्यान देंगे आप, एक्चुअली क्या होता है जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, हम सभी को पता है कि फीमेल में क्या बनता है। हम सभी को पता है कि फीमेल में जो है एक बनता है, और मेल में क्या होता है, स्पर्म बनते हैं। ठीक, मेल में स्पर्म बनता है और फीमेल में एग बनता है। जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है तो स्पर्म का न्यूक्लियस जो है आके फीमेल के एग को फर्टिलाइज करता है। इस प्रोसेस में स्पर्म का सिर्फ न्यूक्लियस ही पार्टिसिपेट करता है, जबकि फीमेल का कंप्लीट एग सेल पार्टिसिपेट करता है फर्टिलाइजेशन में। अब न्यूक्लियस में माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है, होता है सिर्फ एग सेल में। इसलिए एग सेल से जो है आगे कंटिन्यू जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाता है, जायगोट बनता है, फिर क्लीवेज होता है, जर्म लेयर बनती है, देन बॉडी पूरा डेवलपमेंट होता है। इस प्रकार जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है मदर से एंसेस्टर में आता है। इसमें आप देखेंगे जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है ये मेल और फीमेल दोनों में होता है, लेकिन सिर्फ इसका ट्रांसपोर्ट होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सिर्फ फीमेल के माध्यम से। तो ये था दोस्तों माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। दोस्तों बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली क्यों कहा जाता है। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली कहा जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास इसका खुद का डीएनए मौजूद होता है। अब इस डीएनए पर मौजूद सभी जीन्स क्या करते हैं, इस डीएनए दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली कहा जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास इसका ओन डीएनए होता है। इस डीएनए पर जो जीन्स होते हैं वो जीन्स इसके फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जिस जिस प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है उस सारे प्रोटीन्स का सिंथेसिस ये खुद कर लेता है। एक्चुअली होता क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म को या सेलुलर रेस्पिरेशन को परफॉर्म करना। अब सेलुलर रेस्पिरेशन को परफॉर्म करने के लिए जिस प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है उस प्रोटीन्स का सिंथेसिस ये जीन्स खुद कर लेता है। ठीक, अब इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए प्रोटीन्स के साथ में कुछ एंजाइम की जरूरत पड़ती है, वो एंजाइम्स भी इसके पास मौजूद रहता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास। लेकिन ट्विस्ट कहाँ आता है, ट्विस्ट आता है यहाँ कि इस एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए जिस जीन की जरूरत पड़ेगी वो जीन्स मौजूद होता है न्यूक्लियस में। आप इसमें देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास इसका खुद का डीएनए मौजूद है। इसने अपने जीन्स और राइबोसोम की मदद से प्रोटीन का सिंथेसिस कर लिया। इसे जिस प्रोटीन की जरूरत थी इसके पास एंजाइम भी मौजूद है इसके फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन इस एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए ये न्यूक्लियस पे डिपेंड है। तो मतलब एक ये आप देख रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया आधा काम स्वयं कर ले रहा है लेकिन आधे के लिए डिपेंड है किस पे, न्यूक्लियस पे। इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली कहा जाता है।